एवरीवन, दिस इज आर्या। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। हमारे चैप्टर चल रहा है, इसका एक और नया टॉपिक। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ये जो बॉक्स सामने आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स रीड करेंगे। इस बॉक्स में समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपका टॉपिक आने वाला है, जिसे हम पढ़ेंगे अभी उस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, मतलब बीच में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो उसमें। तो पहले इस जो बॉक्स है ना, इसमें चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर चैप्टर का नेम ही है। तो मतलब हम इस चैप्टर में एक मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है, और आगे के चैप्टर में हम किस तरीके की चेंजेस को पढ़ेंगे, कैसी चीज़ें पढ़ेंगे, उन सबका इंट्रोडक्शन चैप्टर भी है और चेंजेस भी बता रहा है हमको कि किस तरीके की चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर चेंजेस पढ़ रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली इस इन लैंग्वेजेस में भी कुछ ना कुछ चेंज होंगे रीजन में, तभी तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि किस हिसाब से लैंग्वेज में भी चेंज आए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स को। इन 1813 पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट, मतलब 1813 में पोएट अमीर खुसरो जब मतलब इंडिया आए थे, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि इंडिया की जो लैंग्वेजेस है ना, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब हर एक रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, हर एक रीजन की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ठीक है, ये डिफरेंट रीजन की लैंग्वेजेस थी। अब ये दवार समुद्री, तो ये साउथ कर्नाटका में बोली जाती है, मतलब कर्नाटका में। ठीक है, और जैसे कि तेलंगानी हो गई आंध्र प्रदेश में, गुजारी हो गई ये, तो ये गुजरात में, मावारी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड हिंदावी हिंदावी कहाँ पे? इन द एरिया अराउंड दिल्ली। ठीक है, तो ये ऐसी लैंग्वेजेस थी। अब आप देखोगे यहाँ पे, आप मतलब आपको थोड़ा बहुत तो, क्योंकि आपको लैंग्वेजेस के बारे में आप जानकारी तो होगी। ठीक है, तो क्या है कि देखो, आपने नोटिस किया कि कर्नाटका में जो आज लैंग्वेज बोली जाती है उसका नेम कुछ और है। क्या नेम है उसका? उसका नेम कन्नड़ है। कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। तो आप देखोगे कि उस टाइम पे उसको दवार समुद्री लैंग्वेज कहा जाता था, मतलब कर्नाटका में दवार समुद्री बोली जाती है, ये उस टाइम पे कहा जाता था। बट आज के टाइम पे उसको कन्नड़ बोलते हैं। मतलब जो लैंग्वेज है, उसको जो बोलने का ढंग है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सेम है, अभी भी वही है, बट लैंग्वेज का नेम चेंज हो गया है। ठीक है, अभी के टाइम पे कन्नड़ बोलते हैं, उस टाइम पे दवार समुद्री बोलते थे, ये चेंज हुआ है। तो इस तरीके से चेंज आया लैंग्वेज में, आया ना। अब जैसे तेलंगानी है, आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, तो इस टाइम पे हम लोग प्रॉपर तेलुगु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तेलुगु, कि तेलुगु लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, तो तेलुगु लैंग्वेज आंध्र प्रदेश में, बट उस टाइम पे तेलंगानी बोलते थे। अब गुजारी जो होगी वो गुजरात में बोली जाती थी उस टाइम पे। तो आपको बताना है अब कि आज के टाइम पे उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही बताना मुझे कमेंट में, इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, और मावारी जो लैंग्वेज थी ये तमिलनाडु में बोली जाती थी, तो आपको इसका भी आंसर देना है। जैसे मैंने आपको 2 लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे अब आपको जो लैंग्वेजेस यहाँ पे दिख रही हैं, इनके आंसर मेरे को देने हैं। ठीक है, कमेंट में आप मुझे इसके आंसर चाहिए, एंड मैं सबके कमेंट चेक भी करूँगी, मैं बताती रही। ठीक है, पहले मैंने बता दिया आपको। तो अब जो माँ थी तमिलनाडु में बोली जाती थी, गौरी इन बंगाल, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, हिंदावी इन एरिया अराउंड दिल्ली। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो थे, उन्होंने ये सब चीज़ों को नोटिस किया, उन्होंने इन सब चीज़ों को नोटिस किया, और क्या मतलब इन सब में से देखा उन्होंने कि हर एक लैंग्वेज की डिफरेंट, मतलब हर एक रीजन की डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, इंडिया में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज एक नहीं बोली जाती है, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हर एक डिफरेंट रीजन की। और उसमें से एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि मतलब किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करती है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज है ही नहीं वो जो लैंग्वेज है उसको कोई कॉमन पीपल नहीं समझ सकता है, उसको कोई कॉमन पीपल उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है, उसको ब्राह्मण समझ सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मण्स संस्कृत को पढ़ सकते हैं, और जो वेद लिखे हैं संस्कृत में, उपनिषद लिखे हैं, उन सबको ब्राह्मण से रीड कर सकते हैं।
जो संस्कृत में मंत्र हैं, ठीक है, वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं उपनिषदों में, उनको भी ब्राह्मण्स रीड कर सकते हैं। तो मतलब संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको ब्राह्मण्स रीड कर सकते हैं, काफ़ी स्पेशल लैंग्वेज है संस्कृत, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें यहाँ पे नोटिस की। अब क्या है इसमें कि आपने जैसे देखा कि ब्राह्मण्स का मतलब संस्कृत क्योंकि लैंग्वेज जो थी, अब जो मंत्र है हमारे सारे संस्कृत में लिखे हैं, तो अब जो मंत्र संस्कृत में लिखे कॉमन पीपल रीड नहीं कर सकता है, तो वो जो मंत्र है वो कैसे पढ़ेगा? तो ऐसे तो मतलब इजीली वो मतलब फिर पूजा पाठ के जो काम है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज उसको आती नहीं है और संस्कृत लैंग्वेज में मंत्र लिखे हुए हैं। तो फिर हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? ब्राह्मण्स की, ठीक है। और जो किंग्स थे वो भी ब्राह्मण्स की हेल्प लेते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उस टाइम पे सोसाइटी में ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ी, ठीक है, उनकी डोमिनेंस बढ़ी। सो आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसके लिए इस बॉक्स के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी का जो भी है ना ब्राह्मण्स और इन सब का जो हमारा टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, इसमें पढ़ेंगे। तो पहले इस टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। इसी वीडियो में इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। अब क्या है यहाँ पे कि डिड यू नोटिस दैट नेम्स बाय विच लैंग्वेजेस आर नोन हैव चेंज्ड? ये आपने नोटिस किया अभी। तो अब आपका ये काम है कि आपको मुझे बताना है कि उस टाइम पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी, ठीक है, यहाँ पे जो दी गई है, और थोड़ी बहुत आप ढूंढ के भी मुझे आप इससे आपकी नॉलेज गेन होगी, ठीक है, इससे आपकी नॉलेज गेन होगी। तो अब आपको थोड़ी बहुत और लैंग्वेजेस जो कि पहले कुछ और थी अब उनका नेम कुछ और है, ये आपको सर्च करके ढूंढ के कमेंट में आंसर देना है इनका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक है उसको कवर करेंगे, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखो, हजारों सालों से जो हिस्ट्री है भाई, उससे हम ऐसे नहीं कि हमने हजारों सालों तक जाके एक्सप्लोर किया, मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को आगे से पढ़ते आए, उसमें हम चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। डिफरेंट चेंजेस जो है ना वो टेक प्लेस कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है। सो हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजन ट्रेडिशंस, ठीक है, रिलीजियस ट्रेडिशंस में भी कई सारे डिफरेंट क्या बोलते हैं डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो अब क्या है कि जो लोगों का बिलीफ है इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव। अब क्या होगा कि ऐसे अब मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी ना, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, चीज़ों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे करती हूँ, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो अब ये एक्चुअली रिलीजन्स क्या होते हैं पहले इसको जान लो आप, है ना, इसको जानना भी ज़रूरी है। तो देखो, लोगों के जो बिलीफ होते थे, ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या होता था, लोगों के बिलीफ जो भी गॉड को वो फॉलो करते थे, है ना, जो भी गॉड को फॉलो करते थे, जो भी उनका डिवाइन होता था उसको फॉलो करते थे। तो वो जो लोगों के बिलीफ्स होते थे वो पर्सनल बिलीफ्स होते थे, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे कि आप देखो इस तरीके से समझो, यहाँ पे एक सेकंड ना, पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन, लोगों के बिलीफ उन अपने डिवाइन के जो मतलब जो भी वो गॉड को फॉलो करते थे, तो उनको लेकर उनके जो बिलीफ्स होते थे ना, लोगों के बिलीफ्स वो अपने अपने मतलब ओपिनियन होते थे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था देखने का, ठीक है। और वो पर्सनल बिलीफ्स होते थे उनके, ठीक है, उनके खुद के पर्सनल बिलीफ्स होते थे, उनके खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, किसी भी डिवाइन मतलब वो अपने नजरिए से देखते थे, ठीक है। तो अब क्या है इसमें कि बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव, बट फिर भी क्या होता था कि वो जो वेज होती थी ना, क्योंकि आप किसी भी डिवाइन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी आपकी डाइटी है उनको आप फॉलो कर रहे हो, बट जब आप किसी पर्टिकुलर रीजन को प्रैक्टिस करोगे ना तो वो कलेक्टिव वे में आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि आप लो हिंदू का एग्जाम्पल, ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है, आप हिंदुज़्म का एग्जाम्पल लो। इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि किसी भी गॉडेस को फॉलो कर रहे हो, किसी भी गॉड को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, बट आपके उनको लेके पर्सनल ओपिनियंस है, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उनको देखने का, ठीक है। बट जब आप देखोगे कि हिंदू जो ये पूरा रीजन है वो सारा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक आप ही हो जो हिंदू हो और आप ही ने मिलकर हिंदू बनाया है, वो तो बहुत सारे लोग हैं ना, एक हिंदू रिलीजन है ये पूरा, ठीक है। तो ये कई सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, कई सारे लोगों के कलेक्टिव वे से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक रिलीजन बनता है, मतलब पर्सनल बिलीफ होता है
बट कलेक्टिव वे में, ठीक है। हर एक पर्सन का अपना पर्सनल बिलीव होता है। जब वो सारे पर्सनल बिलीव्स मिलते हैं तो वो एक रिलीजन को फॉर्म करते हैं, जब वो सारे पर्सनल व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि हिंदू रिलीजन है तो उसमें कोई एक गॉडेस है, एक तो गॉडेस है नहीं, ठीक है। तो हर एक पर्सन जो है अपने उसके डिफरेंट गॉडेस होंगे, ठीक है। वो हर एक अपने जो भी पर्सन है वो डिफरेंट गॉडेस को फॉलो करता होगा, उसके अपने पर्सनल बिलीव होंगे। बट जब सारी पर्सनल बिलीव्स मिलते हैं तो ये एक रिलीजन को फॉर्म करते हैं, और उस रिलीजन का नेम क्या है मतलब हिंदूज़्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रिलीजन क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से बनता है। और रिलीजन सिर्फ एक ही नहीं होता है, कई सारे रिलीजन्स होते हैं, ठीक है। जैन रिलीजन हो गया, ये जैन धर्म कहते हैं जैसे, ठीक है। बुद्धिज्म हो गया, मुस्लिम्स हो गए। तो एक कोई हिंदू रिलीजन नहीं है, और भी सारे डिफरेंट रिलीजन्स है, पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो आई होप आप रिलीजन समझे होगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो अब फटाफट से जो आपके यहाँ पे लाइन्स लिखी है ना, इनको रीड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। So, people's belief in the divine was sometimes deeply personal, ठीक है, was sometimes deeply personal, but more usually it was collective beliefs in the supernatural agency, मतलब अपने अपने गॉडेस में बिलीव रखना, क्योंकि सारा ही सांसारिक जो दुनिया है भाई, इससे ऊपर उठ के भगवान होते हैं, ठीक है। तो लोगों के जो बिलीव्स होते थे ये सुपर नेचुरल एजेंसी में, जिसे आप कह सकते हो कि ये सुपर नेचुरल एजेंसी को एक तरीके से आप भगवान डिफाइन कर सकते हो। सबसे ऊपर पावर, जो सुपर पावर है ना, वो गॉड है। ये सारी सांसारिक जो ये दुनिया है भाई, इससे उठकर लोग गॉड को मानते हैं। ऐसा आपने सुना होगा है ना, कि भाई कोई भी आपके फैमिली में बड़े मेंबर्स हैं, तो उनमें से आपने सुना होगा किसी के मुँह से कि ये जो सांसारिक मुँह है इससे ऊपर उठकर गॉड होते हैं, ठीक है। तो वही एक सुपर नेचुरल एजेंसी जो है, तो आप कह सकते हो कि कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी, ठीक है। तो वो एक रिलीजन को फॉर्म करता है, वो एक रिलीजन होता है। अब जो ये रिलीजन होता है ना, ये जो रिलीजन होता है, मैं इस रिलीजन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी जो रिलीजन होता है, ये ऑफ्टन क्लोजली कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, कम्युनिटीज में या सोसाइटी में, उनसे, ठीक है। अब ये कैसे कनेक्ट होता है इसको भी देख लेते हैं। ये जो रीज़न है ये कैसे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिटीज़ में, लोकल कम्युनिटीज़ में, मतलब इनसे कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो कैसे कनेक्टेड है ये? क्योंकि जब भी अगर आप देखोगे सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आएगी, तो इसका मतलब होता है कि रिलीजन में चेंज आना, ठीक है। मतलब रिलीजन में चेंज आएगा। अब आप किस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हो, किस तरीके के आप एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो उस तरीके से आप अपना रिलीजन फॉलो करोगे, है ना। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहोगे उस तरीके का आप रिलीजन अपना फॉलो करोगे, उस तरीके के आपके रिलीजन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं ये भी कहीं ना कहीं चेंजेस इन रिलीजन, मतलब ये भी रिलीजन में चेंजेस लेके आ जाती हैं, ठीक है। सो एक चेंजेस इन रिलीजन जो होते हैं ये सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से भी, मतलब इन पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। इनका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इनका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होता है किस पे? रिलीजन पे, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन का, ऑर्गेनाइजेशंस का रिलीजन पे काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट होता है, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटी। Now, as the social words of these groups altered, so too did their beliefs. ठीक है, वही सेम चीज़ है जो एक्सप्लेन किया अभी मैंने आपको, वही पूरा घुमा फिरा के इस पैरा में दिया गया है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। It was during the period that important changes occurred in what we call Hinduism today. अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हिंदूज़ जो अपना रिलीजन था इसमें अब इम्पॉर्टेंट चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे उन चेंजेस को कि वो चेंजेस क्या है, ठीक है। उसके बाद उन चेंजेस को सही करने के लिए कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए क्या, उनको भी देखेंगे, ठीक है। सो क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन दी रिलीजन कॉल्ड हिंदूज़्म, या फिर सॉरी इन अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदूज़्म टुडे, ठीक है। तो इसमें चेंजेस आए।
अब दीज इंक्लूड, अब वो चेंजेस किस हिसाब के थे, उन चेंजेस को मैं अंडरलाइन करूँगी। इसको आप खुद भी अपनी बुक में अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट मार्क करना। इट कैन कम इन एग्जाम ऑल्सो, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है किस तरीके की चेंजेस आए, ठीक है, और फिर उसका डेवलपमेंट्स क्या हुए, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो आप अंडरलाइन करके रखना, पहले से अच्छे से प्रिपेयर रह के रखना। क्वेश्चन आए आपके मुंह से, बस फटाफट से मतलब आंसर आपके माइंड में फिट बैठा हो वहीं पे, तुरंत लिख दो उस आंसर को, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अब देख लेते हैं इसको। अब देखो इसमें क्या चेंजेस आए, इसमें देखो आप मतलब पहले हम देख लेते हैं, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पे देख लेना इसको। अगर इन वॉट सॉरी दिस इंग्लिश, एक सेकेंड, ओके, दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, ठीक है, वर्ष जो उनके खुद के डाइटीज थे उनकी वर्शिप करना, जो नए नए भाई बने थे डाइटीज अगर हो रहे थे उनकी वर्शिप करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाई रॉयल्टी, मतलब अब जो किंग है वो किसी भी डाइटी को फॉलो करता है, ठीक है, वो जो रिलीजन है किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है तो उसके टेम्पल्स बनवा रहा है, वो अपने डाइटी के टेम्पल्स बनवा रहा है ना। तो अब आप देखोगे आगे चल के चैप्टर में कि कई सारे टेम्पल बिल्ड होते हैं, कई सारे टेम्पल्स जो है ना राजा बिल्ड कराते हैं, ठीक है, अपने डाइटीज़ के। एक तो ये भी होता है कि वो अपनी पावर को भी शो करते हैं उन टेम्पल्स को होल्ड करके, कि मतलब किंग कितना पावरफुल है, इस तरीके से भी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, टेम्पल्स तो मतलब डाइटी के लिए मतलब कराते हैं बोल कि भाई ये उनके देवता हैं, ठीक है, उनको उनको पूजते हैं, उनको फॉलो करते हैं। बट एक तरीके से ये जो टेम्पल्स होते हैं ये किंग की पावर को भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है इन टेम्पल्स से, तो टेम्पल्स भी बिल्ड हो रहे थे। अब आप आगे चैप्टर में चलोगे और चैप्टर्स जाएंगे उसमें आप इन चीज़ों को पढ़ोगे धीरे धीरे, ठीक है। एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस ग्रो हो रही थी। तो अब देखो मैंने इसलिए वो ब्लॉक आपको पढ़ाया था ताकि आप समझ पाओ कि ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही थी इतनी ज़्यादा, है ना। तो आई होप कि आप समझ रहे होगे कि ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि ब्राह्मण्स को आती थी संस्कृत, और संस्कृति थी इस प्रॉब्लम की जड़, कि ब्राह्मण्स को आती थी संस्कृत। अब वेद उपनिषद ग्रंथ जो होते थे जितने भी वो सारे संस्कृत में होते थे, जो मंत्र होते थे वो भी संस्कृत में होते थे। तो अब ब्राह्मण्स ना लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे, ठीक है। अब लोगों को कॉमन पीपल या किंग हो गए उनको संस्कृत पढ़ना आता नहीं था, ठीक है। अब जैसा ब्राह्मण्स बताएंगे वही तो लोग करेंगे, तो इस तरीके से ब्राह्मण जो थे अपनी मन मर्जी भी दिखाते थे और उनकी डोमिनेंस भी बढ़ रही थी। और एक तरीके से डोमिनेंस बढ़ भी क्यों रही थी, क्योंकि किंग का भी सपोर्ट मिल रहा था। मतलब अब राजा है, ठीक है, तो उनके तो भाई काफ़ी बड़े बड़े मंदिर होते थे तो उसमें पंडितों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो अब क्या होता था कि जब उन्हें ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ती थी तो वो ब्राह्मण्स को हायर भी करते थे। ब्राह्मण्स जो थे राजा के अंडर में रहते थे, सारी जिम्मेदारी ब्राह्मण्स की राजा पर होती थी, मतलब उनका जो भी क्या बोलते खर्चा होता था वो जो किंग होता था वही फुलफिल करता था, ठीक है। तो इस तरीके से ब्राह्मण जो थे वो तो किंग के अंडर में रहते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण्स की तो डोमिनेंस ऑब्वियसली बढ़ेगी, और ऊपर से उनको संस्कृत आती थी तो किंग को जरूरत पड़ती थी ब्राह्मण्स की, ठीक है। कोई भी यज्ञ कराते थे, कोई भी पूजा पाठ हवन जो भी कराते थे तो वो ब्राह्मण्स की हेल्प से होता था, ठीक है। तो इस तरीके से राजाओं को भी जब ब्राह्मण्स की जरूरत पड़ती थी कोई मतलब वो अपना एक ब्राह्मण हायर करके रखते थे, ठीक है, पंडित। तो वो राजा का मतलब पंडित होता था जो हर एक काम मतलब जो भी ऐसे काम होते थे उनको करता था, ठीक है। तो इसीलिए ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस उनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी समाज में, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी पूजा का काम होता था, कोई भी मतलब क्या बोलते जैसे हवन का काम, कोई भी ऐसा काम होता था तो ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। आप खुद से ये सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें संस्कृत के मंत्र और ये सब पढ़ने पड़ेंगे। तो आप वो संस्कृत तो आपको आती नहीं है तो कौन करेगा, ब्राह्मण्स करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, और ऐसा लोग मतलब लोग उसी तरीके की मैंटेलिटी भी उनकी होती जा रही थी, ठीक है। अब जब मैंटेलिटी ऐसी होती जा रही थी तो ब्राह्मण्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्राह्मण्स जो थे अपनी मनमर्जी भी करते थे, ठीक है। वेदों में कुछ और लिखा होता था वो बताते कुछ और थे, मतलब इस तरीके का सिस्टम चलता था, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब बता रही हूँ आपको। तो अब देखो इसमें क्या है कि उनकी जो नॉलेज होती थी, आगे चलते हैं पहले। सो देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ठीक है। देयर डोमिनेंट position was consolidated by support of their patrons, new rulers
सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, ठीक है। जो रूलर्स सर्च मतलब राजा राजा जो होते थे उन्हें ब्राह्मण्स की जरूरत पड़ी थी, तो ब्राह्मण्स की भाई सर्चिंग रहती थी हमेशा, ठीक है, कि अच्छा खासा कहीं से ब्राह्मण मिले, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा हो, ज्ञानी हो। तो इस तरीके की रूलर्स को सर्च रहती थी। तो रूलर्स जो थे मतलब उनके अंडर में किंग रहते थे, और उनकी इसलिए यही रीज़न था कि जो ब्राह्मण थे उनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। सो देयर डोमिनेंस पोजीशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रॉन्स, न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीजियस, ठीक है। एंड वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज एमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। अब डेवलपमेंट क्या आता है, उस डेवलपमेंट को देखो आप लोग। सो डेवलपमेंट क्या आता है, एमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति का जो आइडिया था ये बढ़ता है। अभी भक्ति का आइडिया एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब होता है लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट। एक सेकेंड, ओके। One of the major development of this period was emergence of idea bhakti, of loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest और elaborate rituals। मतलब क्या होता है इसमें कि मतलब लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि ब्राह्मण्स कहीं ना कहीं लोगों को दबाते भी थे, क्योंकि उनकी डोमिनेंस बढ़ रही थी, ठीक है। तो अब इससे आइडिया ऑफ भक्ति, भक्ति का आइडिया एमर्ज होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन बिना ब्राह्मण की इंटरफेयर के पूजा कर सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने हाई फाई वो करो, आप नॉर्मल पूजा भी अपने घर पे कर सकते हो, ठीक है। भगवान ने यही नहीं कहा कि आप नहीं पंडित नहीं होगा तब तक पूजा को मैं मानूंगा नहीं, ठीक है। तो ये नहीं कहा है गॉड ने। यू कैन डू दैट बाय योर ओन। आप जिस भी अपने क्या बोलते डाइटी को फॉलो करते हो, आप उनकी पूजा खुद से कर सकते हो, है ना। तो ओके, सो इसमें मतलब तो किससे एमरजेंसी ऑफ, यही था मतलब आइडिया ऑफ भक्ति, जिसमें आप अपनी जो डाइटी होते थे उनको फॉलो कर सकते थे, उनकी पूजा आप खुद कर सकते थे विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है, या प्रीस्ट की इंटरफेरेंस के आप आराम से पूजा खुद से कर सकते थे। और कोई भी एलेबोरेट रिचुअल्स, मतलब अब ऐसा नहीं कि पूजा करनी है तो बड़े बड़े यज्ञ कराने पड़ेंगे या बड़े बड़े हवन कराने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण्स की हेल्प से होते थे ना। तो अब इतने मतलब ये सब नहीं, इतने सारे रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा पूजा के लिए, ठीक है। आप अगर छोटी मोटी पूजा करना चाहते हो तो आप वो खुद से भी कर सकते हो। तो ये था आइडिया ऑफ भक्ति, ठीक है, जहाँ पे ये जो इलेबोरेट रिचुअल्स हैं इनको ना फॉलो कर कर मतलब आराम से खुद से आप पूजा अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलो नेक्स्ट हमारा देखते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था इसलिए कवर हो गया है, पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में समझ लेनी चाहिए ताकि बाद में आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। सो दिस वॉज ऑल्सो पीरियड वैन न्यू रिलीजन्स अपीयर इन द सब कॉन्टिनेंट। अब ये पीरियड वो भी था जहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में नए रिलीजन्स अपीयर हुए, नए रिलीजन्स बने। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान। मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स जो होते थे मतलब वो कुरान की टीचिंग को लेके आए इंडिया में। अब ये कौन मर्चेंट्स थे, अब आप देखो यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो कि कौन सा धर्म आ रहा था इंडिया में, मुस्लिम, क्योंकि कुरान होली वो किसकी थी, मुस्लिम्स की थी, है ना। तो जो मर्चेंट्स अरब देशों से आ रहे थे वो मतलब मर्चेंट्स हो गया, उनके प्रीस्ट हो गए जो, ठीक है, जो कि धर्म का कहते हैं ना कि प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में आते थे, इंडिया में आते थे, ठीक है, और अपनी होली बुक जो होती थी उनकी टीचिंग्स को लेके आते थे, ठीक है। सो मर्चेंट्स इस तरीके से मतलब इंडिया 17वीं सेंचुरी की बात है कि इस तरीके से यहाँ पे इंडिया में मुस्लिम जो थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहे थे, ठीक है। मर्चेंट्स आ रहे थे, उनके प्रीस्ट आ रहे थे। और क्या था कि मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज द होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ ओनली वन गॉड अल्लाह, ठीक है। तो मुस्लिम की होली बुक कौन सी थी, कुरान थी, और बस उनके सिर्फ एक ही गॉड होते थे अल्लाह, जिनको वो एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। whose love, mercy and bounty embrace all those believe in him, ठीक है, जो भी लोग उनमें बिलीव करते थे, ठीक है, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मेनी रूलर्स वर पेट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा।
कई सारे रूलर्स ऐसे थे जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। आपने देखा जैसे मुस्लिम रूलर्स कई सारे इंडिया में आए जिन्होंने कब्जा जमाया अपना इंडिया पे, ठीक है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर और जो खलजीज थे, ठीक है, खिलजीज जो थे, तो ये सारे रूलर्स भी हो गए। तो ये सब इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, है ना। तो ये इंडिया में आए, इन्होंने इंडिया पे अपना कब्जा जमाया, ठीक है। तो कई सारे रूलर्स ऐसे थे जो इस्लाम को फॉलो करते थे एंड उलामा को। अभी उलामा कौन होते हैं? उलामा वो होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्राह्मण या प्रीस्ट होते हैं, उनके यहाँ पे उलामा होते हैं जो उनके धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है, जो उनके धर्म को क्या बोलते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो वो एक तरीके से उलामाज होते हैं जो जिनको उनके धर्म के बारे में सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे यहाँ पे ब्राह्मण्स को होती है तो उनके यहाँ पे उलामा कहते थे उन्हें, उलामास, ठीक है, जिनको धर्म के बारे में सारी जानकारी होती है, ठीक है, होली बुक्स उनको सारी क्लियर होती है, तो वो होते हैं उलामा। एंड लाइक हिंदूज़ में, जैसे कि हिंदूज़ में होता है कि धर्म मतलब कई सारे डाइटीज़ को फॉलो करते हैं। तो मुस्लिम में क्या था कि जो मुस्लिम्स थे वो दो मतलब उसमें डिवाइड थे, ठीक है। वो क्या मतलब थे तो मुस्लिम्स ही, बट टू आप किसी के पार्ट्स में डिवाइड थे एक तरीके से, ठीक है। पहले सिया और सुन्नी, ये दो नेम थे उनके। कौन कौन? सिया और सुन्नी। देखो मैं यहाँ पे दिखा रही, मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज, अच्छा सॉरी, सो यहाँ पर है एंड लाइक हिंदूज में इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड, अरे सॉरी, सो इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ बेस बाई इट्स फॉलोअर्स। जो वहाँ के फॉलोअर्स थे वो ऑब्वियसली फॉलो करेंगे इसको, है ना। सो देयर वॉज द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड इन प्रॉफिट मोहम्मद सन अली, ठीक है। तो देखो पहले मैं बता रही, एक्सप्लेन कर रही ये भी चीज़ें। पहले तो थे शिया मुस्लिम्स और दूसरे थे सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। तो अब ये शिया मुस्लिम्स कौन होते थे? ये जो शिया मुस्लिम्स होते थे ना, ये फॉलो करते थे जो प्रॉफिट मोहम्मद थे ना, प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ को, प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे उनको फॉलो करते थे, मतलब सॉरी उनको फॉलो नहीं, उनके जो सन इन लॉ थे अली, ठीक है, तो उनको शिया मुस्लिम जो भी थे फॉलो करते थे। वो ये मानते थे कि जो अली है ना, ये लेजिटिमेट लीडर है, बाय मिस्टेक बोल दिया, ठीक है। तो ये लेजिटिमेट लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी के, तो वो सारे होते थे शिया। एंड जो सुन्नी होते थे वो किसको फॉलो करते थे? तो सुन्नी हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर खलीफास। तो सुन्नीज होते थे वो खलीफास को फॉलो करते थे। अब ये खलीफास कौन होते हैं? आपने ऑटोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा, जिसे आज के टाइम पे टर्की बोलते हैं, वो उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर थी। और वहाँ के जो किंग्स होते थे मतलब वो धर्म के भी रूलर होते थे और मतलब जो रिलीजन था उसके भी रूलर होते थे, और साथ में ही रूलर तो होते ही थे, ठीक है, मतलब जो रूल करते थे कंट्री पे वो, और साथ में वो धर्म को भी फॉलो करते थे, उसके रूलर होते थे। तो सुन्नी खलीफास को फॉलो करते थे, ठीक है, उन्हीं रूलर्स को फॉलो करते थे। So, Sunni Muslim who accepted authority of other early leaders, Khalifas of the community and succeeded Khalifas, और खलीफास को ही बढ़ावा देते थे, उनको ही सक्सीड करते थे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा आपके टॉपिक जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी इस टॉपिक में कवर कर दी है। फिर भी आगे का थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं। सो देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉज, हनफी एंड साफीज मेनली इन इंडिया एंड इन थियोलॉजी एंड माइस्टिक ट्रेडिशंस, ठीक है। सो ये सारा आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी क्या बोलते इस टॉपिक में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, ये टॉपिक ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो यहाँ तक हमने सारा अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इस टॉपिक में जो आपके समझ लायक थी मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। एंड आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में उसे डाल देना, ठीक है। मैं कमेंट्स देखती हूँ तो आप उसमें आपकी प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगी, तो आप उसमें कमेंट में डाल देना। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि चैनल पसंद आता है और सॉरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना और जो कि लास्ट टॉपिक है वो कवर करेंगे, और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी हेल्प कर दूँगी मैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो भी हेल्प कर दूँगी उसमें भी, मतलब कि कौन से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसमें भी आपकी हेल्प मैं कर दूँगी और क्वेश्चन आंसर्स भी ले आऊँगी, ठीक है। तो चैनल
वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।